दोस्तों, मैं ये ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूं और 20 मिनट ताखिर से हम ये कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से भी, और हमारे अभी दोस्त मीडिया के ज्वाइन नहीं हुए हैं। हो सकता है इन द मीन टाइम वो ज्वाइन हो जाएं, हम उनका इंतजार करेंगे, लेकिन हम अब कॉन्फ्रेंस को शुरू कर देते हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस में वेलफेयर पार्टी की तरफ से 3 लोग आपसे संबोधित करेंगे आपको। मैं डॉक्टर SQR इलियास, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, और मेरे अलावा आज इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे मिसेस शीमा मोहसिन साहिबा, जो पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर सुब्रमणी आर्मुगम, जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। तो मैं आपको वेलकम करते हुए अपनी बात का आगाज करता हूं। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, उसने एक अफरा तफरी का और इंतशार का माहौल पैदा कर दिया है। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जिस तरह से इल प्लान तरीके से, बगैर किसी मंसूबे के, ये जो लॉकडाउन अनाउंस किया गया और उसके बाद जो परेशानियां पूरे मुल्क में पैदा हुई, उससे हम और आप सब वाकिफ हैं। जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लाखों मजदूर जब उनके लिए खाने पीने के मसाइल खड़े हुए और जब कोई साधन नहीं बचा वापस लौटने का, तो पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े, और रास्ते में जिन परेशानियों का, जिस ह्यूमिलिएशन का, जिस पुलिस की ब्रूटलिटी का उनको सामना करना पड़ा है, वो हमारे सामने है। फिर हम ये देखते हैं कि इसी दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी 2.0 का जो पहला साल कंप्लीट हुआ है, उसको अपने अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रही है, और वो पूरे देश के सामने 1 महीने तक इसको सेलिब्रेट कर रही है। और अचीवमेंट के तौर पे जिन बातों को पेश किया जा रहा है, हम ये समझते हैं कि ये, अगर हम इसे मोदी 2.0 के बारे में कहें, तो हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये ईयर ऑफ टर्बुलेंस था। इस 1 साल में जब मोदी सरकार पिछले साल सबलिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में आई थी, तो उसने ये महसूस किया या उसने ये समझा कि ये मेजॉरिटी के बाद हम जो चाहें कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे पास नहीं है। हम जो चाहें कर सकते हैं, जिस तरह के हम फैसले करना चाहें। पब्लिक ने हमको मैंडेट दिया है। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाहे कोई भी सरकार कितने ही बहुमत के साथ पावर में आए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए और अपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे उसने किए हैं उसको सामने रखते हुए उसे शासन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि पिछला जो कार्यकाल गुजरा है मोदी साहब का, उसमें चंद बातें बहुत स्पष्ट तौर पे हमारे सामने आई थी। पहली बात तो ये सामने आई थी कि हमने महसूस किया कि जुडिशरी, जो हमेशा से एक पावरफुल, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस बॉडी रही है, और जब भी किसी आदमी को कोई परेशानी लाहक होती है, सरकार से हो या किसी और चीज से, वो जुडिशरी का सहारा लेता है। लेकिन सरकार ने जहां एक तरफ लेजिस्लेचर को नजरअंदाज किया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया, वहीं उसने जुडिशरी को भी इंटरफेयर करने की लगातार ये कोशिश की कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट का इख्तियार कोलिजियम से हटकर उसके हाथ में आ जाए, और ऐसा नहीं हुआ तो उसने लगातार उसके अंदर इंटरवीन किया है, और बहुत सारे फैसलों को मुतासिर करने की कोशिश की। हम ये देखते हैं कि जो पहले 5 साल गुजरे हैं मोदी गवर्नमेंट, उसमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडीज थी, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सब में जिस तरह से हस्तक्षेप किया गया, जिस तरह से इनकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को मुतासिर किया, वो उससे ये जो इदारे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई इसलिए गई थी कि ये गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से आज़ाद होकर अपना काम कर सके, उसकी इंडिपेंडेंस पर, उसकी आज़ादी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। फिर हम ये देखते हैं कि जब मोदी साहब ने अपने दूसरे दौर का आगाज किया, की शुरुआत की, तो उन्होंने ये समझा कि अब मैं जो चाहे फैसला करूं। आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट में बिल मंजूर किए गए, उसमें भी इस बात की कोशिश की गई कि इन बिल पर पार्लियामेंट के ऐवान में कोई अच्छी बहस न होने पाए, और बगैर किसी बहस के, चूंकि लोकसभा में इनके पास थम्बिंग मेजॉरिटी थी और राज्यसभा के अंदर इन्होंने लोगों को मैनेज करना शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, और उन पर किसी मुख्तलिफ प्रेशर लाकर वो बिल जो है राज्यसभा से मंजूर किए गए। पहला बिल जो लाया गया वो ये कहकर लाया गया था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं और हम उनकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। हालांकि उस मौके पर भी लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के साथ ये बात साफ तौर पे कही थी कि तलाक के जितने केसेस मुसलमानों में हैं, उससे कहीं ज्यादा दूसरे समुदाय में है, और 3 तलाक के तो बहुत ही कम केसेस। इसके बावजूद भी एक बिल लाया गया ट्रिपल तलाक के ऊपर में, और हर आदमी जानता है, जो कानून के जानकार हैं उन्होंने भी, मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके तरफ से भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी, और तमाम मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से ये बात कही गई कि ट्रिपल तलाक को, जो इस बिल में, जो बाद में एक्ट बन गया, इस बिल में ट्रिपल तलाक को ये कहा गया कि कोई आदमी ट्रिपल तलाक देगा तो वह तलाक एक भी तलाक वाक़ई नहीं होती। यानी अगर कोई आदमी एक तलाक देता है तो वाक़ई हो जाती है, 2 तलाक देता है तो वो प्रोनाउंस हो जाती है, लेकिन अगर वो 3 तलाक देता है तो एक तलाक भी वाक़ई नहीं। फिर एक सिविल मैटर को एक क्रिमिनल मैटर में तब्दील कर दिया गया, और जो आदमी तलाक प्रोनाउंस करेगा यानी हस्बैंड, उसको 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, और लेकिन वो शादी बाकी रहेगी, और जब वो वापस लौटेगा तो फिर आप सोचिए कि वो, ये समझा जा रहा है कि वो खानदान शुरू। इन इन 3 सालों में उस औरत के मेंटेनेंस के ऊपर कोई बात नहीं की। तो ये ट्रिपल तलाक का ये बिल था जिसको मोदी गवर्नमेंट अपने अचीवमेंट के तौर पे पेश कर रही है। वो बिल एक तरह से साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो बिल ने मुस्लिम खानदानों को, मुसलमानों के परिवारों को डिस्टेबलाइज किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया है, और मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद जिस तरह से आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया, और ये कहा गया कि कश्मीर को इंडिया से उसका मजबूत रिश्ता बनाने के लिए जरूरी था। हालांकि हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। ये बात नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को स्पेशल राइट दिए गए। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दस्तूर में, मुल्क के संविधान के अंदर 371 के तहत में जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, खासतौर से नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, इनको भी वही स्पेशल पावर्स, स्पेशल प्रोविजन दिए गए। और आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर में जो भी आदमी, भारत का कोई भी नागरिक जाना चाहे तो उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वही आदमी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जाना चाहे तो उसे स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, परमिशन, और उसके बाद ही वो वहां इंटर कर सकता है। और अब फिर डोमिसाइल रूल्स के नाम पर जो वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, हम समझते हैं कि कश्मीरियों से आज़ादी के वक्त जो वादे हमारी गवर्नमेंट ने किए थे, उसकी ये अवहेलना है, उसकी ये मुखालिफत है, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। तो ये बात सही नहीं है। और फिर जिस तरह से वहां कश्मीर में, यानी जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे लोगों के, वो खत्म कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन को बंद कर दिए गए, वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के भी और असेंबलीज के, उनको जेल के अंदर भेज दिया गया, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको उनको उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी काम पर पाबंदी लगा दी गई। तो नतीजा ये है कि, और फिर वहां इंटरनेट और टेलीफोन बंद, सुविधाएं बंद कर दी गई। तो कोई कोई ऐसा डेमोक्रेटिक तरीके से
कोई ऐसा कानून मंजूर होता है कि जो लोगों की जो आज़ादी हमारे संविधान ने दी है, उस आज़ादी को सल्ब करके आप उन पर कोई कानून इम्पोज़ कर और फिर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ये कह कर के हमारे जो सिटीजनशिप के लॉ हैं, उसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। पहले एनआरसी आसाम में जिस तरह लागू किया गया था, वो आपके सामने है, उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है। लेकिन अब पूरे मुल्क में वो एनआरसी नाफिज करना चाहती है। अमित शाह साहब पश्चिम बंगाल के कई सभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कह चुके हैं कि हम पहले सीएए लाएंगे, उसके बाद एनआरसी नाफिज करेंगे। तो सीएए का जो कानून लाया गया है, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के तमाम समुदायों को, सब लोगों को, तमाम फिरकों को, तमाम जातियों को और तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज को इक्वल स्टेटस दिया है, सबके बराबर के हुकूक। लेकिन ये आर्टिकल यानी सीएए का कानून ये कहता है कि कोई आदमी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आएगा, भारत आएगा, तो अगर वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो और कोई जाति का हो, वो आ सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता। तो ये जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गलत तरीके से भारत के नागरिकों की शहरियत को सल्ब करने के लिए ये चोर दरवाजे से लाया गया और एनआरसी नाफिज करना इसका अगला कदम। फिर एनआरसी के बाद कहा गया कि एनआरसी नहीं एनपीआर होगा। हालांकि एनपीआर के बारे में भी साफ तौर पे है कि एनपीआर जो है वो एनआरसी की फर्स्ट स्टेप। फिर जब इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए पूरे देश में, और ये प्रदर्शन सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किए, देश के अन्य नागरिकों ने भी इसका साथ दिया है। सिख भी समुदाय साथ हुए, हिंदू भी साथ हुए, दलित भी साथ हुए, आदिवासी भी साथ हुए। और जब एक मास मूवमेंट खड़ा हो गया पूरे मुल्क, तो जिस तरह से उस मास मूवमेंट को ये कहा गया कि वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के खिलाफ है, हालांकि उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से तमाम चीजें हुई। जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं और दूसरी महिलाएं खड़ी हुई, शाहीन बाग बने, जिस तरह जामिया के स्टूडेंट्स ने, जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये पूरी एक तारीख थी। और भारत के यानी 70 साल के इतिहास में इतनी बड़ी मास मूवमेंट देश ने कभी नहीं देखी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से उन लोगों को जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और फिर जिस तरह से लॉकडाउन के से पहले ही आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कम्युनल राइट्स हुए, और वो कम्युनल राइट में भारी मात्रा में यानी लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। 53 लोग मारे गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी खत्म, जिसमें अक्सरियत मरने वालों में भी और इसमें भी आपके नुकसान में भी अक्सरियत मुसलमानों। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद से अब विच हंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर उन प्रोटेस्टर्स को जो इस मामले में पेश दिल्ली के अंदर खास तौर से, उनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कंस्पिरेसी घटी थी, कंस्पिरेसी बनाई थी, और उसी कंस्पिरेसी के जरिए से यहाँ कम्युनल राइट हुए। जिस तरह से जामिया के लड़कों को, जिस तरह से यानी प्रेग्नेंट लेडी को, सफरा जरगर को, और जेएनयू के लड़कों को, और दूसरे लोगों को, खालिद सैफी को, और बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ दिया गया है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की चार्जशीट लारी जा रही है, वो चार्जशीट यकतरफा है, यूनिलैटरल है, और फिर हम ये देख रहे हैं कि उसके जरिए से यहाँ के सीए और एनआरसी के जो एक्टिविस्ट थे, एक एक करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब अदालत के जरिए से बेल मिलती है, तो फिर सरकार यूएपीए लगाकर, एक ड्रैकोनियन लॉ लगाकर जो है उनके उस हक को भी छीन लेती है। आप जानते हैं कि यूएपीए का जो कानून है, जिसमें इसी सरकार ने इसी मोदी 2 के अंदर संशोधन करके उसे और ज्यादा ड्रैकोनियन बना दिया है। यूएपीए का कानून जनरलाइज तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, हर आदमी पे अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि यूएपीए का कानून जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए लाया गया, यानी टेररिज्म को कर्टेल करने के लिए, टेररिज्म को कम्बेट करने के लिए यूएपीए का कानून बनाया गया। हालांकि हम समझते हैं कि खुद यूएपीए का कानून जो है वो ब्लैक लॉ है, और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात है कि पहले भी सरकारों ने यूएपीए के कानून को ड्रैकोनियन बनाने की कोशिश की, और मौजूदा सरकार ने उसे और ज्यादा ड्रैकोनियन बना दिया। और फिर अब जिस तरह से उसे यूनिवर्सली हर आदमी पे अप्लाई किया जा रहा है, चाहे नक्सलवादी नाम पर उसे अप्लाई किया जा रहा हो, चाहे माओवादियों के खिलाफ उसे अप्लाई किया जा रहा हो, चाहे
सीएए के प्रोटेस्टर के खिलाफ उसे अप्लाई किया जाए। तो ये जो जो सूरत-हाल है, ये बहुत ही खतरनाक है। फिर इस गवर्नमेंट ने आरटीआई के कानून के अंदर संशोधन करके उसे और कमज़ोर कर दिया है और लगातार इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर माहौल को कम्युनलाइज़ किया जा रहा है। ये सरकार ये समझती है कि उसे मैंडेट इस काम के लिए नहीं मिला है। मैंडेट इस काम के लिए सरकार को नहीं मिला है दोबारा कि भारत जैसे देश में जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, उसके अंदर जब तक कि हार्मोनी नहीं रहेगी, जब तक के अंदर उनके अंदर फ्रेटर्निटी नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ जिस तरह से कम्युनलाइज़ किया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों को पोलराइज़ किया जा रहा है, जो भाषाएँ बोली जा रही है, आप जानते हैं कि ये आदमी दिल्ली का भी और देश का भी एक-एक बच्चा-बच्चा जानता है कि दिल्ली का में जो दंगे कराए गए थे इसी दरमियान में, वो दंगों में बीजेपी की जो भूमिका है और ख़ास तौर से कपिल मिश्रा की जो भूमिका है, वो बिल्कुल सामने है। उसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं की अब तक के, उसे कहीं भी उससे कोई सवाल नहीं किया गया, उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की गई और बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया। तो यानी ये ऐसा लगता है कि ये सरकार के सामने उसे एक मंत्र मिल गया है, वो मंत्र ये है कि चाहे हम कोई काम करें या ना करें, देश का जीडीपी कितना ही गिर जाए, देश की अर्थव्यवस्था कितनी ही खराब हो जाए, जितनी ही बेरोज़गारी बढ़ जाए देश के अंदर, हमको ये सवालात को नहीं अगर फेस करना है, इन सवालात से बचना है, तो देश के अंदर के माहौल को के देश के वातावरण को कमलाइज़ कर दिया जाए, देश के अंदर भेदभाव पैदा कर दिया जाए, हिंदू-मुस्लिम के झगड़े कर दिए जाएँ और जिस तरह से हमारा मीडिया अफ़सोस की बात ये है कि मीडिया का रोल ये होता है कि वो देश के नागरिकों के सवालात को, पब्लिक के सवालात को जो है, वो सरकार के सामने रखे। लेकिन जिस तरह से हमारा मीडिया जो है इस एजेंडे में यानी कम्युनलाइज़ करने की जो एजेंडा है, उसके अंदर जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभा रहा है, ये बहुत शर्मनाक है, ये बात सही नहीं। बहरहाल हम समझते हैं कि अब वक़्त आ गया है कि देश के नागरिकों को, देश की उन सेक्युलर पार्टियों को जिन्होंने सेकुलरिज़्म के नाम पर जनता से वोट लिया है, उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, उन्हें मैदान में आना चाहिए और इस सरकार के ये कम्युनल एजेंडे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस सरकार के एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और हमें देश के नागरिकों के जो असल समस्याएँ हैं, ख़ास तौर से ये इल प्लान लॉकडाउन ने जिन समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, वो बेरोज़गारी है, वो अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी है, वो यहाँ के कारोबार के का खत्म होना है और अब सरकार ने आत्मनिर्भर का एक जुमला और भी जोड़ दिया है, इस पर मेरे दूसरे साथी आपके सामने बात रखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक़्त आ गया है कि देश के नागरिकों को खड़ा होना चाहिए और चूँकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन हो गया है, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सड़क पर आएँ, आप सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, आप जो है वो लॉकडाउन के सिलसिले में और कोरोना वायरस के सिलसिले में जो भी सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए अपने प्रोटेस्ट को ऑनलाइन और जितने भी आपके पास में माध्यम अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए से इसको रजिस्टर कराने की कोशिश करें। अब हम अगर आप शांति से बैठे रहेंगे, तो हमारे जो राइट्स हैं, उनका मुसलसल हनन होता रहेगा और ये सरकार अपने इस कम्युनल एजेंडे पर, एंटी पीपल एजेंडे के ऊपर में गामज़न रहेगी और फिर देश का जो हाल आइंदा 4 सालों के अंदर होने जा रहा है, उसको हम बचा नहीं सकेंगे। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह खराब हो चुकी है। देश के अंदर जो पोलराइज़ेशन का कम्युनल माहौल पैदा हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबली हमारा इमेज टार्निश हो रहा है और हम समझते हैं कि ये वो सवालात हैं, जो हर नागरिक को इसकी चिंता होनी चाहिए और उसे आगे बढ़कर सरकार को कहना चाहिए कि वो अपने इस गलत तरीके से और अपने गलत इक़दामात से बाज़ आए और जो मैंडेट उसे मिला है, वो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का है, वो मैंडेट पब्लिक की सुविधाओं को लाने का है, वो मैंडेट अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिला है, वो मैंडेट डेमोक्रेटिक राइट्स को बहाल करने के लिए मिला है, उसको कर्ब करने के लिए नहीं मिला है। तो सरकार को वो सब कामों को याद दिलाने के लिए अब जनता का की ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ इलेक्शन का वक़्त नहीं, बल्कि इलेक्शन के बाद भी अब उनका कर्तव्य है कि वो आगे बढ़े और सरकार के सामने अपनी बात रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं अपने दूसरे साथी शीमा मोहसिन साहिबा से कहता हूँ कि अगर वो कुछ बात में इज़ाफ़ा करना चाहें, तो अपनी बात लोगों के सामने रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। Respected
members who are present here, the media personals. कुछ ज्यादा बात तो नहीं है, बस चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी. Little addition. Is my voice clear? Is my voice reaching you? Yeah, go ahead. Yeah. Modi's 2.1, the first year of Modi 2.0, we call it a year of turbulence. It is a year of turbulence and it was unnecessary. Unnecessary in the sense, what was the need of getting these kind of laws which created so much of unrest in the country, so much of disturbance in the country, so much of mistrust was created in the country, which was totally unnecessary. When you talk about triple talaq, as our national president has already told in depth, only a microscopic section of the society was following it. The general community thought it was a wrong practice, and the Supreme Court had declared it null and void. When the Supreme Court has said it null and void, through ordinance, this law was passed, and a civil law was made a criminal, was given a criminal provisions. When many other laws in the country are getting decriminalized, whether it is a law of homosexuality, whether it's a law of adultery, bringing about this law with the targeting a particular community with vengeance is something that is a worrisome. This law was completely not required in the country. The government has brought this about to bring about polarization, which we think is very wrong for the country and its people. Now, coming to Article 370, which was abrogated, the people of Kashmir were already integrating with India. This law was again not required. It was totally a thing that brought about so much of mistrust in the people, so much of turbulence, so much of disturbance in the country. When I visited Kashmir, I saw there was eerie silence. People were heard. They said that their constitutional rights have been affected, that nobody consulted them. Their decision was not important. Their civil liberties were suspended. Their fundamental rights were suspended. The democratic leaders were arrested. Internet and phone was snapped. The state lost statehood. What was the reason for all this? And now new domicile laws are being framed in the country, again without any consultation. The stakeholders are not consulted. We think that that entire Article 370, a myth has been created around it. It was actually gave special powers to the central. Those powers are now lost. When our claim on POK, the Pakistan occupied Kashmir, was through this Article 370. It gave the territory specifications were marked at the time of Raja Hari Singh. What was his territory? That was specified in the Article 370 in Kashmir. That is lost now because we have abrogated without thinking, without consulting. This is one thing that I want to tell about this government. It doesn't do consultation. The stakeholders are not in. The state governments are not in. That is the pain, is that when people's opinion, people's perceptions are not taken and laws are framed, then the laws will be weak. The laws will be anti-people. The laws, the entire the picture of the entire thing is not taken into consideration. And then Northeast states do have these laws. Why only the Kashmir was targeted? Was it only because it is a Muslim majority state? Here we see the double standards of the government, the hypocrisy of the government. And this is what hurts us. This is what pains us. Now coming to UAPA, this was a draconian law. This is a black law. And then the draconian laws, these black laws have always been misused. Now we are giving the power to the state to designate anyone, whomever it wants, as a terrorist. And the power of the judiciary, which facilitates long detention without judiciary security, scrutiny, this is lost. The power, we are taking away the power from the judiciary.
So this law also was not required. Unnecessarily, we have brought about this law. After all, we are the people of this country, and the government is not anybody, a foreign power that is over here. It is the country, it is the government which we elected. They are our representatives. This law is being brought about like that of the Rowlatt law, or even more draconian in nature. What was the need of it? When we talk about RTI was a very good law. The amendment that was brought about, that is totally unnecessary. The government authorities and missionaries, the people, it gave immense power to the people to know about the transparency, the accountability of the government was known to the people. This is how the democracy should be. It should be a democracy, it should be vibrant, it should be participatory. Instead of progressing in that path of making our democracy the largest democracy, more strengthening it and giving it power, we are taking away those powers from the democracy. Now, this amendment is taking the power from the center to decide on the salary and the tenure of the commissioners, RTI commissioners, and what will happen with this? With this, the law will become toothless. So this law was again, which was brought about in 2.0 of the first year of Modi, was totally unnecessary, and we think it is a wrong thing that has happened in the country by amending these laws. Then we come to CAA. CAA, religion for the first time was used to discriminate the citizenship. This law doesn't show the inclusiveness, which the Prime Minister talks about in his letter. He says that this law was brought about, which shows inclusiveness. No, this law doesn't show it. We don't agree with this. The state had the power to give citizenship already. What was the need to bring about this law and to specify that all these religions people will be accepted, but only one community was left out from it? This kind of discrimination is something that was not good, and because of which there was so much of mistrust, there was so much of unrest, and there were so many spontaneous protests that happened. The protest which we say is a dissent is what the Supreme Court called it a safety valve. Our Prime Minister himself said that peaceful demonstrations are good for the country. This is a provision that is there in the Constitution. Now these people were not allowed to protest, and those who had protested were arrested. Those student activists were arrested. That innocent girl, Sakura Zargar, my heart bleeds. She is pregnant and she is having medical complications, yet she is denied bail and she has been arrested under UAP, that draconian law which is made even more draconian. So I think all these were laws which the government has brought about is totally unnecessary. They are bringing about a kind of situation in a country which was not there earlier, wherein there is no, we are not going the path of progress, but we are moving away from the path of progress. And this is a matter of concern for all the citizens. Then the pandemic, the lockdown that was brought about. So many migrant laborers, they had to walk thousands of kilometers. There was reverse migration to reach to their homes. They were hungry. They were humiliated, and their dignity was at stake. This is something that is very wrong. So when we are talking about this thing, I think we will be discussing on a new migration policy. New migration policy, which we will discuss in our Federal Working Committee. And if it is passed over there, then we will appeal to the government to pass this new migration policy, which will fix responsibility on the states, the home state as well as the state to which the migrant laborers move. So that Janmbhoomi and Karambhoomi, both the states are responsible to provide security to these laborers and to provide dignity to the laborers. So we will work on this, and then we had also introduced, we had returned to the Prime Minister asking him to implement one-time pandemic cess on the super rich to reboot our economy. Our economy is deteriorating. It was deteriorating earlier, and with this lockdown, it is further deteriorating, and
the GDP is decreasing, and we need to do something to help this, to revive the system with people having no purchasing power, and there is no money with them. There is no demand in the market, and to put this demand to help this become functional, we have asked the Prime Minister to introduce one-time pandemic cess on the super rich, because we think the super rich have always enjoyed the favors of the government. They have got immense support from the government, and when in this time of crisis, the super rich also need to give back to the country. Then when we talk, then another thing which I would like to talk about is to revisit the rural policy and the urban policy. The government today thinks that the industrialization will fetch more of GDP, and hence the agricultural that happens in the rural India is neglected. So we think that this has to be taken care of. Minimum support price should be given to the farmers. The farmers' debt is not waived off, but that of the corporates is waived off. So we think that this also should be taken care of. And lastly, I would say that our government, Modi government, has come to power with massive burden, and with this majority, it can take bold decisions. We would like it to consult everybody, to take in confidence to everybody, and bring about such laws which are pro people, which will help our country to develop, to grow, to progress, which will be all inclusive. If Modi 2.1, the first year of Modi 2.1 is a year of turbulence, we think the remaining four years should be the years of inclusiveness. With these few words, I wish that government will definitely take into account of our requests, our demands, and help in making our country a better. Thank you. मैं अब सुब्रमणी आरुमुगम जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे चाहूंगा, खास तौर से ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की इस वक्त में, और जो मोदी साहब ने फिर एक जुमला पेश किया है आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर भारत का, इस विषय पर आप भी कुछ बात हमारे सामने रखें. Thank you. Good evening to everybody. As you all know that our country is already in a deep economic crisis, even prior to COVID-19. 2019, the last quarter, that is December 2019, our economic condition was, it was 4.1%, the GDP. Now in this first quarter of 2020, from January to March, the figure has come down to 3.2%. That is prior to the lockdown. So you can imagine what will be our position after this lockdown, after this pandemic. So everybody is cautioning, economic experts, political party leaders, opposition party leaders, everybody, even the officials of the government also cautioning that the economy will further go into deep crisis, and it will reach to even 1% the GDP. So that was the 15th Finance Commission report has come down. And the last meeting with the press, our RBI governor, he also has pointed out that in the coming days the economy will go down from the present level. And we have to see one important point. The former Finance Secretary, Mr. Subhash Chandra Garg, he has told that the finance condition of the country is going after this pandemic condition. 20 lakh crores there will be reduction in the economy, he said. That will be 10% of the GDP, he says, in 2021. That will go down. So that we will have to take into account all these cautions given by the economic experts or the political party leaders, former prime ministers, former finance ministers, everybody.
So we are not competent enough to give details about the economic position, but whatever the recommendations or suggestions given by the other experts, the government should hear their voices and they should try to implement it. That is our main demand. Another thing is, after this COVID-19 pandemic, the government has come out with some stimulus package. They named it as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. So this Atmanirbhar Bharat Abhiyan, this scheme, they said 20.97 lakh crores they have given for this stimulus package. That is about 10% of the GDP of our country. So when all other countries, they are allocating 10% of the GDP. So India also has allocated the 10%. So it is a welcoming one. But at the same time, this 20.97 lakh crores is not a package. This is not a scheme that is announced by the Modi government. On 12th May, Modi has announced this. He was telling about vocal for local, then self-reliance, then this Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Then after that meeting, our finance minister Nirmala Sitharaman has conducted 5 consecutive days of press conferences and announced these schemes. None of the schemes was a direct scheme from the government, direct allocation of funds from the government. 90% of the schemes were only through the bank loans. When you want to revive the economy, when you want to give stimulus to the already drowning this micro and small scale industries, their need is not the loan. Whether it is collateral or non-collateral, that is immaterial. But they are not requiring any loan. They are already indebted to banks and other financial institutions, and their requirement is only upliftment of their getting more demands from the industry, increasing their income, turnover. That was their concern. Instead of helping those MSMEs or any other agricultural sector, the government has announced only some 3 lakh crores of finance for the MSMEs. Then they said some 1 lakh crore for the agricultural sector. Likewise, everything is only for through the banks and non-banking financial institutions. The ex-finance secretary has one more thing he has told. Out of this 20.97 lakh crores, only 1.4 to 1.5 lakh crore is the government schemes, direct government schemes. All other things are only through the banks. So the 1.5 lakh crore, it accounts for not 10%, it is only 0.7% of the GDP. So it is a very pathetic condition that while seeing the figures, it may look lucrative, that 20.97 lakh crores the government has announced, but nothing will be useful for the agricultural sector or for the MSME sector. They all will be again, if they go in for a bank loan, then how difficult it is to get a bank loan, that everybody knows. But even if they get it, then it will be very difficult for them to repay it, and it will be a very dangerous position. They have announced the privatization of PSUs under the Atmanirbhar scheme. This privatization has already they have started. One thing they did, amalgamation of or consolidation of all the nationalized banks. The banks were nationalized by the former Prime Minister Indira Gandhi in 1979 only for all the common people to avail the facilities of the banks. Earlier, we were not in a position to enter into the bank. For opening up the account itself was a very difficult task, and getting a loan, then you cannot think it of. But only after the nationalization, the common man, agriculturalists, laborers,
whoever it is, everybody can enter into the bank, they can open the account, they can get the loan. All the priority sector advances, they were given some trust. So then everybody was benefited. Now the government is reverting back to the privatization. In 2018 itself, Bank of Baroda, Dena Bank, Vijaya Bank, all three were consolidated and made as one bank. Now on April 1st of this year, they have consolidated some 10 banks into 4 banks. Again, some 10 to 12 banks are in the process of consolidation, and some other banks which are not in the list of consolidation, they are going in for privatization of the banks. So Punjab and Sindh Bank, Indian Overseas Bank, and these banks were all in the list of privatization mode. So once they go in for privatization, again it will go into the clutches of the corporates and other big people only. So it will not be useful for the common man. Another thing is privatization. In 1950, there were only 5 public sector undertakings, but as on date, there are 10 Maharatnas, 14 Navaratnas, then 74 Mini Ratnas, and 300 and odd then central public sector enterprises. So all these public sector undertakings and central public sector enterprises, this government wants to privatize. They wanted to retain only a maximum of 1 to 4 strategic sectors under the public sector. So these strategic sectors, which are all the strategic sectors, the government is going to decide later on. So now there is a proposal for privatization of major oil companies, these coal mines, then many other big industries. At present, there is a proposal for privatization of the Bharat Petroleum Corporation, Steel Corporation of India, and many other industries. Once the PSUs are gone to the hands of the private, then what will be the position of the laborers working in that, workers working in that PSUs? Then what will be the reservation policies? Whether they will, everything will go. So many people will lose jobs, and many people will not. All the there will not be reservation in the recruitment of the people in the private sector. So that also is a very big problem in this government's rule. So privatization, that we will have to vehemently oppose it. It is against the welfare of the general public or the people, or against the labor community. So that we will have to oppose it. Another thing, all these things they are announced is only corpus fund for MSMEs, or reduction in the percentage of contribution to PF, or other things. That will not much matter. Now the need of the hour is only money circulation in the hands of the common people, the poor people. That only will only increasing the purchasing power of the people only will meet out the supply and demand of the people, the market. Then only there can be any improvement in the economy. Without getting any money on hand by the poor people, they cannot buy anything, or without providing them employment opportunities for earning, they will not get any benefit from the these schemes announced by the government. So we ask the government, we demand the Modi government to announce at least some schemes directly will benefit the poor people, the laborers, workers, migrant people, and MSMEs, agricultural laborers, etc. Then only there can be any improvement in the economy of the country. Otherwise, whatever the schemes it is announced by the government will help only the corporates, or the upper class people, or the very big industries. So that is our main demand. Another thing which our president and Shima madam has left is one is the Kashmir. Already when
the Article 370 and 35A has been abrogated on August 5th last year. And the people are very much stressed that without their consent it has been done. But now they have introduced new rules called Domicile Certificate Procedure Rules 2020. It is adding fuel to the fire. Now anybody can become a resident of Kashmir. Those who have worked there for more than 10 years in the central government or the state government, they can become resident of that place. Even their children, even if they are not residing there, they will be studying somewhere else. They are also becoming the resident of that place. Or those who are studying there for more than 7 years in a school and return the 10th exam or 12th exam, they can also become the resident of that place by giving their ration card. They can get the domicile certificate. But the local resident who are living there for hundreds of years, they will have to produce the permanent resident certificate and also ration card to prove their domiciliary. That is a very dangerous thing. Now those who are becoming the resident of that place, they can get employment there. Another thing, they can buy properties there also. So this move is only to make the people living there as a minorities. Now the only place where the Muslims are majority is Kashmir. Now they want to make them as a minority in the state. That is the main thing that the local people problem. So now they say that they don't want to have such kind of domiciliary rules, and they fear about their inclusion of invasion of people from other parts of the country to the Kashmir Valley. Another is the poor handling of this lockdown. Because of announcing the lockdown just with 4 hours notice has caused a lot of hardships to mainly the poor people, the unorganized worker laborers, the migrant workers. They only have suffered a lot. Till date, they are not provided with any transportation to reach their home, and many people have lost their lives on their way back home. And only yesterday the Supreme Court has told that they should be provided with all the facilities. Central government was shedding its responsibility on the states to take care of the migrant laborers. But the state government was telling that we don't have any funds for helping the migrant workers. So such was the condition. It was a very poor and very pathetic situation. The government has handled this lockdown in a very hasty manner. These decisions they took all along this 2.5 months was caused many hardships to every individual of the country. Then what else left up? So this economic crisis, and if they want to come out from the economic crisis, they want to improve the economy of the nation, the government should consider the suggestions, recommendations given by the various economic experts or the former prime ministers or the finance ministers, whoever it is, without any political this one. They should take it in a right spirit, and they should try to implement it for improvement of the economy. That is our demand. Thank you. So thank you very much, Subramani Saab. You have elaborated the condition of the country's economy and the Modi Sarkar's Atmanirbhar Abhiyan, the actual position of what is Atmanirbhar Abhiyan. So I think now the floor is open for any question. If you have any question, if it is directed to anybody else or it is a general question, you can ask.
इन द मीन टाइम मुझे एक सवाल मिला है फेसबुक के जरिए से, एक साहब ने किया है कि इस वक्त में अवाम के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर से सीए कानून के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, यानी प्रोटेस्टर के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, इस सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता है, तो क्या हम आलमी अदालत में इन मसाइल को उठा सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से हमें ये उम्मीद नहीं है, ये नाउम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इन मसाइल से का हल निकालने में कामयाब होंगे, हमें उम्मीद है। लेकिन उसके साथ-साथ समझना चाहिए कि देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं, उसमें से एक रास्ता है अवाम की अदालत का। यानी ये कि अवाम अगर ये महसूस करती है कि हमारी सरकार हमारे मसाइल को हल नहीं कर रही, बल्कि एग्रेवेट कर रही है, उसे बढ़ा रही है और वो अवाम के ऊपर मुश्किलात और मसाइब लाद रही है, तो फिर हमें अपने हाथ में मसले को लेना चाहिए, अवामी राय आमा यानी पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहिए और जो रास्ते हमारे दस्तूर ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं कि अपनी आवाज़ को उठाने के, उन तमाम रास्तों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। ये और बात है, हम महसूस करते हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो एक कम्युनल और फासिस्ट एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जमहूरियत के अंदर आज़ादी के साथ ये बात कहने का हक अभी बाकी है और उस हक को हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क़बल इसके कि वो हक भी हमारे हाथ से छीन। इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर सवाल करना चाहे तो देखिए। Hi, हाँ, यस, I am Khalil from Times of India. I Yes. have question to Mrs. Shima. Yeah. So my question is, since Modi government came to power, there are Khalil साहब, you are not getting you. First disengagement of troops on the Ladakh sector, and that's really a healthy sign. China to understand, because at this stage escalation doesn't suit either China or India, because China, if they are going to escalate situation, that is really going to Right. that is going to prove counterproductive for them also, because that's going to hamper their growth story too at this stage. Will we see another tweet by Rahul Gandhi or a statement by the Congress party or some other leaders who've been tweeting and questioning center's policy, foreign policy and diplomatic steps that India has been taking over the last few days, if not weeks? Pradeep Datta, Srinjoy Chaudhary, stay with us. More reactions coming in. आपको सवाल People of this country, खलील साहब का hello. yes, Khalil साहब, Yeah. Actually, my question is, since the Modi government came to power, actually it has used several punchlines and slogans like "Make in India," "Beti Bachao, Beti Padhao," "Sabka Saath, Sabka Vikas." So now there is one more punchline, "Atmanirbhar." So this is for misleading people, as opposition parties are alleging. What do you think about this? I think Mr. Subramani will respond. Yeah. Subramani साहब, आवाज सुब्रमण्यम साहब ने खोली है ना? Course they have announced, but nothing is directly from the government exchequer. No schemes have been announced for the upliftment of the poor people or employment generation or for economic development. All these schemes are from the through the banks only. Banks or non-banking financial companies. They have given some increased the borrowing power of the states from 3 to 5%. Earlier they can borrow up to 3% of their GDP, state GDP, but now they have increased it to 5%. These 2% they have announced with some prior conditions. These preconditions, many of the states are not willing to implement. One important thing is the electricity bill that they are going to bring it now. In that they wanted to abolish the subsidy given to the farmers. Now they say unless you abolish at least subsidy in one, implement that subsidy scheme in one district, you will not be eligible to avail 0.5% of the enhanced borrowing power. So when such is
the conditions, what is the use of this Atmanirbhar? Modi is telling that it's vocal for local. Already when Rajiv Gandhi was there, then we heard that buy Indian, be Indian likewise, so that we heard many things. But now self-reliance and telling about this vocal for local is contrary to their privatization and inviting foreign direct investments. They have they have removed the cap and increased their foreign direct investments in all the sectors, including the defense, from 49 to 74% they have increased. So when such is the case, what is the question of this Atmanirbhar? Okay, How come it will go in the help the poor people? Thank you, sir. Question to Mrs. Shima Mohsin, if you can elaborate. Khalil Sahab, Yes, sir. you were earlier asking some question to Mrs. Shima Mohsin regarding Kashmir, I suppose. No, I was asking about migrants actually. See, migrants, they are left jobless. Okay. So, and the government is doing nothing. And Supreme Court, the orders of Supreme Court, it came very late. So when everything was over, when obviously one migrant who is covering more than 1,000 kilometers on foot. So what is the role of Supreme Court? Why the decision or the orders of Supreme Court so late? Do you say something about this? Mrs. Shima Mohsin, will you? Yeah, I will answer that. Okay, answer it. Khalil Sahab, actually, Ji. when the lockdown was announced, Yes. mainly the worst affected category of the population is migrant laborers, because the time limit given was only 4 hours. Even the countries with very less population, you take New Zealand 50 lakhs, Singapore they have got 6 crores. They are 48 hours, 72 hours time for lockdown. But India with 130 crores has given only 4 hours, means what is the what will be the fate of the laborers you see. They have traveled all along 1,000, 2,000 kilometers away, and they are settling in some other place and working, leaving their family and all. When people are knocked at the door of the Supreme Court, first instance, they said we can't do anything with that. If they are walking, then what will we do? So that is what the response from the Supreme Court. Then the government was asking the state governments to do something. Earlier on April 29th, they issued a circular. The central government said that the tourists, the migrant laborers, or people who came for treatment, all will have to be transported to their native place in that circular. Then later on May 3rd, again they sent another government order stating that it will not include the migrant laborers. Only those who have come prior to the lockdown only will be transported to the other places. Then the situation has become worse. Then they will have to go down, and they said they will run the special trains for Shramik special trains. There also there was a problem. They said they will bear 85% of the cost. Remaining is to be borne by the states, or they have to collect from the laborers. And where they will pay the laborers, they lost their job, they lost their income, and their own employers are not taking care of them. The government is also not taking care of them. So within the country, they are all treated as refugees. That is the main problem. So when such is the case, now after a very long period, after these people, many 800 people have lost their lives, and now Supreme Court has told that they have to be shifted immediately, all expenses to be borne by the government, they are telling. Even though it is late, but still it will do something for the community. But now the revival of their, revival is very important. The people have reached their home, or they may be on their way, or some people will have retained in the same place, and they have started working.
now I see news reports that the employers are paying, even making arrangements for airlifting the laborers from their hometown to their workplace. That was the situation now. It has the situation is entirely changed. The employers who have not taken care of during the lockdown, now they are paying air fare for taking back to their workplace. So that is the condition. So this lockdown has made more very worst management of this government. Okay. Thank So you. हाँ, मैं सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोरोना की वबा से, पैंडेमिक से तो उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम पैदा नहीं हुआ। ह्यूमन ट्रेजेडी जो है, जो पैदा हुई है, लॉकडाउन जो जिस तरह से ये किया गया, इल प्रिपेयर्ड होकर एब्रप्टली जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये पार्टीशन के जो जिस तरह से अदला बदली हुई थी, लोग इधर से उधर गए थे, उससे भी बड़ी ट्रेजेडी पैदा हुई इसके नतीजे में, ये माइग्रेंट वर्कर की जो है। लेकिन जो है अपोजिशन पार्टियां इस इशू को जो है हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करने में नाकाम रही। जब सुप्रीम कोर्ट भी जो है तो फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई वो नोटिस नहीं लिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस नहीं लिया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किसी ने नोटिस नहीं लिया। जो इनके साथ जिस तरह की जो फ्लाइट हो रही थी माइग्रेंट वर्कर की, अभी भी जारी है, अभी भी आधे से ज्यादा फंसे हुए स्टैंडर्ड है ऑन डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जो इंसानी जो मसला पैदा हुआ, ह्यूमैनिटेरियन जो बहरान पैदा हुआ, इसको जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है इशू बनाने में नाकाम रही। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही है और हम भी कई बार ये बात कह चुके हैं अपने प्रेस स्टेटमेंट में भी कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये ड्यूटी पॉलिटिकल पार्टी की है, अपोजिशन पार्टीज की है कि वो मैदान में आए और पब्लिक के इश्यूज को उठाएं। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले में साइलेंट है। क्यों साइलेंट है ये तो वही बताएंगे। थोड़ा बहुत आवाज अगर किसी की आ रही है तो सिर्फ कांग्रेस की आ रही है, वो भी बहुत मीक आवाज है, बहुत ही कमजोर आवाज। तो ये आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस ने और पैंडेमिक ने जितने लोगों को खत्म किया है, उससे ज्यादा ये जो इल प्लान लॉकडाउन है। और अभी मसला इसका नहीं है सिर्फ, यानी आपने तो माइग्रेंट वर्कर की बात रेस की है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन एक मसला उससे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो जिस तरह से नाकाम साबित हो रहा है, ना तो प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं, ना हॉस्पिटल लोगों को एडमिट कर रहे हैं, ना और बड़े अभी चीजें जो दिल्ली में सामने आ रही हैं कि हॉस्पिटल कह रहे हैं हमारे पास बेड हैं, लेकिन यानी वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है कि बेड अवेलेबल है, जब हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया जाता है तो बेड अवेलेबल नहीं, लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे लोग बाहर ही खत्म हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज हमारे मुल्क में बाकी नहीं रही। जिस तरह से अनप्लान तरीके से आपने लॉकडाउन लगाया, ये जो माइग्रेंट वर्कर एक ही लॉकडाउन प्रति में, एक ही रात के फैसले प्रति में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उनके बारे में कोई चीज सोची नहीं गई। जब वो लोग अपने घर लौटने लगे तो रास्ते में जिस तरह ब्रुटल तरीके से पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया वो भी बहुत खराब था। और अब जब वो उनको यानी गाड़ियों से वापस ले जाया गया तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज नहीं रखा। और अभी भी जब लोग घर लौट रहे हैं, वो बेरोजगार हैं, उनके घर में भी कोई कारोबार नहीं है, उनके लिए कोई पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से आ नहीं रहा है। तो इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और पब्लिक की आवाज को यानी पब्लिक गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए और उनके लिए कोई इकदाम करना चाहिए। हमने देखिए इस दरमियान में जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन द कॉन्ट्ररी ये किया था कि उन्होंने जो लेबर लॉज हैं उनको डायल्यूट करना शुरू कर दिया, उनको विथहेल्ड करना शुरू कर दिया। तो हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक खत लिखा कि जो कानून बन रहे हैं सेंट्रल कानून के खिलाफ में, आप उन कानून को एक्सटेंड ना दें, उनको कानून को मंजूरी ना दें और कानून मंजूर ना दें। उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने हमारी इस बात की तरफ से जवाब आया कि उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो लेबर लॉज में तब्दीली कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको ये करने का इख्तियार हासिल नहीं। फिर उसके बाद जैसा कि अभी हमारे शीमा मोहसिन साहिबा ने ये बात कही थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा और ये कहा कि भाई मुल्क की इकोनॉमी का जो हाल हो गया है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसको रिवाइव करने के लिए पब्लिक के हाथ में पैसा देने के लिए ताकि कोई डिमांड बढ़े तो चीजें सामने आएंगी। तो जो सुपर रिच लोग हैं, जो कारपोरेट
के हैं उन पर पैंडेमिक सेस लगाया जाए, उनसे पैसा लिया जाए और पब्लिक को के हाथों में दिया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सकें। तो देखिए हमारे बस में यानी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बस में जो कुछ है वो कर रही है, वो करती रहेगी और हम पॉलिटिकल पार्टी से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो पब्लिक की आवाज बने, पब्लिक की आवाज उठाएं और हुकूमत पे दबाव डालें ताकि वो हुकूमत यानी पब्लिक की जो मेजरीज हैं, पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको समझ सके, उनके उनके हक में फैसला कर सके। इशू ये है कि द गवर्नमेंट यूजिंग दिस लॉकडाउन पीरियड टू एडवांस इट्स ओन एजेंडा, जो भी कर रहे हैं। तो इस तरफ भी जो है हमारी जो खासतौर पर मिल्ली जो जमातें वगैरह है वो खामोश है, उनको या तो पता नहीं है या बोलना नहीं चाह रही है। जिस तरह की जो भी चीजें होती रही इस दौरान, जो एडवांटेज लेकर जो है लॉकडाउन का फायदा उठाकर जो किया गया है हर मैदान में, इकोनॉमिक के मैदान में भी जिस तरफ आपने इशारा भी किया, जो भी है वो बाबरी मस्जिद का इशू है उसका भी जो है तो शुरू किया। ये इस पर कोई जो है ना एक कॉमन जो स्टैंड नहीं आया है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लॉकडाउन का क्यों फायदा उठा रहे हो। एक तरफ तो आपने मैनमेड डिजास्टर कर दिया, पूरे मुल्क में जो है तो सब लोग तबाहल हो गए हैं, परेशानी के शिकार है। दूसरी तरफ अपना एजेंडा भी आपको तो ये कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए पहली बात तो ये है कि मिल्ली तंजीमों को आवाज उठानी चाहिए, खासतौर से जहां पर जो लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्टर जिन्होंने सीए के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लिया था, उनको जिस तरह से उन पर बिल्कुल फेक किस्म के इल्जाम लगाकर, गलत मन गढ़ंत इल्जाम लगाकर उन्हें जेलों में गिरफ्तार किया जा रहा है, भेजा जा रहा है और उन पर यूएपीए को अप्लाई किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, हमने खत भी लिखा है प्रधानमंत्री को भी और लोगों को भी, और उसके साथ तो हम मिली तंजीमों को भी तवज्जो दिला रहे हैं कि उनकी तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। और इंडिविजुअली तो अलग अलग तंजीमों ने इस पर आवाज उठाई है, लेकिन एक जॉइंट आवाज उठनी चाहिए और सिर्फ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से नहीं उठना चाहिए। देखिए मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरे देश का मसला है। सीए की तहरीक जो थी मुसलमानों की तहरीक नहीं थी, सबकी तहरीक थी। तो सिविल सोसाइटी के लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। और दूसरी और देखिए एक अफसोसनाक बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ सोनिया गांधी की आवाज पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जॉइंट मीटिंग की थी और एक मेमोरेंडम मंजूर किया था, लेकिन उस मेमोरेंडम के अंदर इन अरेस्ट के ऊपर में ये जो लोग गिरफ्तार किया जा रहा है उन पर एक लफ्ज नहीं कहा। हमें अफसोस है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इससे खामोश तमाशाई बनी है और हुकूमत को पूरा ये मौका दे रही है कि वो मन माने फैसले करे और उन फैसलों को नाफिज करे। जिस तरह की चार्जशीट लाई जा रही है उसको आप उठाकर देख लीजिए, सोशल मीडिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जो असल कल्प्रिट हैं, जिन लोगों ने पूरे इस कम्युनल राइट की मनसूबबंदी की थी, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिन्होंने इसको नाफिज किया था, वो बिल्कुल छूटे हुए हैं, वो आजाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बिल्कुल बेगुनाह लोग जिनका कोई रोल नहीं है कम्युनल राइट में, जिस तरह की चीजों को चार्जशीट पर लाया गया है, हमें उम्मीद है कि हमारे जुडिशरी के अंदर वो टिक नहीं पाएंगी। लेकिन जाहिर है कि ये लोग एक लंबे अरसे तक इन लोगों को जेलों में डालेंगे और एक टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि लोग दोबारा सीए और एनपीआर के खिलाफ खड़े ना हो। इस तरह के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात साफ कर देना चाहते हैं, ये जो तहरीक थी सीए और एनपीआर के खिलाफ में, वो एक मास मूवमेंट थी, वो अवामी तहरीक थी, उसको दबाया नहीं जा सकेगा, वो बिल्कुल खड़ी होगी। और जिस तरह से आजादी के वक्त हमारे लोगों ने एक टायरेंट गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई थी, वैसे ही आवाज दोबारा उठेगी जैसे ही लॉकडाउन खत्म। अगर कोई और सवाल ना हो तो हम कॉन्फ्रेंस को खत्म करें, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तो बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वैसे ही डिफिकल्ट होता है जब तक सामने लोग बिलमुशाफा न बैठे। तो बहरहाल इसके बावजूद भी मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारी बात सुनी और आपने सवालात वगैरह भी किए हैं। और इसके बाद हम ये अनाउंसमेंट करते हैं आज आपके थ्रू कि ये मोदी गवर्नमेंट ने 2.0 के अचीवमेंट के तौर पर जिस तरह से वो आ रही है, मैदान में सामने आ रही है, तो हम एक कल से एक हैशटैग कैंपेन मोदी 2.0 ईयर ऑफ टर्बुलेंस के नाम से एक हैशटैग
कैंपेन ट्विटर पे शुरू करने जा रहे हैं और इसके अलावा हम तकरीबन हर 2 दिन बाद एक स्पेशल टॉक इस उन इश्यूज पे रखेंगे जो फैसले पिछली यानी 2000 मोदी 2.0 के फर्स्ट ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। वो फैसले कितने बूदे हैं, कितने गलत हैं, कितने पब्लिक के खिलाफ हैं और कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके ऊपर में एक्सपर्ट्स की टॉक रखी जाएगी। वो उसका प्रोग्राम भी हम आपके सामने लाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा 24 तारीख तक के। जिस तरह वो 1 महीने की कैंपेन चला रहे हैं, इसी तरह की 1 महीने की कैंपेन हम भी चला रहे हैं, यानी मोदी गवर्नमेंट मोदी 2.0 ईयर ऑफ टर्बुलेंस के नाम। तो मैं चाहूंगा कि उस मूवमेंट को, उस तहरीक को भी आप लोग देखें और जो बातें, जो पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो हम पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करेंगे, मीडिया के सामने भी लाने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस तरह से पब्लिक को ओपिनियन जनरेट होगा मुल्क में और ये जो दहशतगर्दी का और फांसीवाद का माहौल पूरे मुल्क में पैदा करके लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये चीजें बंद होगी और अवाम की आवाज जो है प्रिवेल करेगी। शुक्रिया। रोहत जी। थैंक यू।